बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ राज्य में राजा अमरनाथ राज किया करते थे। राजा अमरनाथ एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक गरीब किसान वहां आकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक बूढ़ा गरीब किसान हूं। मेरी फसल में अचानक आग लग गई और मैं बर्बाद हो गया। मेरी बिटिया का विवाह भी होने वाला था। अब समझ नहीं आता कि मैं उसका विवाह कैसे करूंगा। महाराज, चिंता मत करो, प्रजा की मदद करना एक राजा का कर्तव्य होता है। इतना बोलकर राजा अपने मंत्री शिवदास से बोला, इस किसान को हमारे राज्य कोष से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। कुछ देर बाद मंत्री 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आता और किसान को दे देता है। किसान खुश होता हुआ वहां से चला गया। राजा अमरनाथ दरबार से उठकर अपने कक्ष में आया ही था कि तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी चिंतित अवस्था में बैठी हुई थी। राजा अमरनाथ अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही है? आप तो जानते ही हैं कि हमारी इकलौती पुत्री राजकुमारी रूपा विवाह के योग्य हो गई है। तुम चिंता क्यों करती हो? हम अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करेंगे। तभी वहां पर राजकुमारी रूपा आकर अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं शादी अपनी ही मर्जी से करूंगी और शादी के लिए मेरी एक शर्त है। राजा बोला, कैसी शर्त? मैंने वो शर्त मां को बता दी है। राजकुमारी रूपा की शर्त ही मेरी चिंता का विषय है। पहेलियां मत बुझाओ मुझे, साफ साफ बोलो, आखिर राजकुमारी रूपा की ऐसी क्या शर्त है जिसने तुम्हें चिंता में डाल दिया है? राजकुमारी रूपा की शर्त यह है कि वो जिस भी राजकुमार से शादी करेगी तो शादी से पहले उस राजकुमार को उसके एक सवाल का सही सही जवाब देना होगा। और वो सवाल क्या है राजकुमारी? क्षमा कीजिए पिताजी, मैं वो सवाल केवल उसी राजकुमार को बताऊंगी जो मुझसे विवाह करने का इच्छुक होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही ऐलान करवा देता हूं कि जो भी राजकुमार हमारी इकलौती पुत्री राजकुमारी रूपा के सवाल का सही सही जवाब देगा, हम राजकुमारी रूपा का विवाह उसी राजकुमार से करेंगे। हम वैसा ही करेंगे। यह क्या कह दिया आपने? पहले राजकुमारी की शर्त का अगला हिस्सा तो सुन लेते। आखिरी बात क्या है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम अपनी पुत्री से कितना प्रेम करते हैं। हम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सोच लीजिए पिताजी, आपने जो भी कहा है उसके बाद मुकर जाइएगा। आपकी बेटी राजकुमारी रूपा की शर्त का अगला हिस्सा यह है कि जो भी राजकुमार उसके सवालों का सही सही जवाब नहीं देगा, उसका सिर महल की दीवार पर लटका दिया जाएगा। यह सुनकर राजा अमरनाथ पूरी तरह से चौंक पड़ा। राजकुमारी रूपा, भगवान के लिए अपना फैसला बदल दीजिए। नहीं पिताजी, आप जानते हैं मैं अपना फैसला नहीं बदल लूंगी और ना मैं अपनी शर्त मनवाने के लिए किसी पर दबाव डालूंगी, और जिससे मुझे विवाह करना है उसे मेरे सवाल का सही जवाब देना ही होगा। और हां पिताजी, अब आप मत भूलिएगा कि आप मुझे वचन दे चुके हैं, और अगर उसने आपके सवाल का सही उत्तर नहीं दिया तो वो मारा जाएगा। पिताजी, राजकुमारी रूपा, ऐसा करना ठीक नहीं है। इस तरह से लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे। कोई दुश्मन नहीं होगा पिताजी। हर सुंदर वस्तु को पाने के लिए हजारों बहादुर और वीर लोग अपनी जिंदगियां दांव पर लगाते आए हैं, और मैं भी मामूली नहीं हूं कि कोई भी मेरी मांग में सिंदूर भरकर बड़ी आसानी से मुझे अपनी पत्नी बनाकर महल में ले जाएगा। इतना बोलकर राजकुमारी रूपा घमंड में अकड़ती हुई कक्ष से बाहर चली गई। अगले दिन राजा अमरनाथ अपने मंत्री शिवदास से इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी रानी वहां आ पहुंची और राजा अमरनाथ से बोली, क्या वास्तव में राजकुमारी रूपा की बात मानेंगे? राजा बोला, अब राजकुमारी रूपा की बात मानना हमारी मजबूरी है। हमारी गलती थी कि हम उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही उसे वचन दे बैठे, और तुम जानती हो कि वचन हम नहीं तोड़ते। जाओ शिवदास, आसपास के राज्यों में ऐलान कर दो कि जो भी राजकुमारी रूपा के सवाल का जवाब देगा वही राजकुमारी के गले में वरमाला पहनाएगा, परंतु जवाब ना दे पाने की सूरत में उसकी मौत पक्की है।
मंत्री ने आसपास के राज्यों में ठीक वैसा ही ऐलान करवा दिया जैसा कि राजा अमरनाथ ने करने के लिए कहा था। कुछ दिन बाद वीर गणराज्य का राजकुमार भीमराज राजा के दरबार में आ पहुंचा। महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। मैंने उसकी सुंदरता के चर्चे काफी सुन रखे हैं। ठीक से सोच लो राजकुमार, अगर तुम राजकुमारी रूपा के सवाल का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारी मौत पक्की है। महाराज, ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसका जवाब मुझे ना मालूम हो। राजकुमार की बात सुनकर राजा अमरनाथ ने तुरंत राजकुमार को रानी रूपा के कक्ष में पहुंचा दिया। आपकी सुंदरता के चर्चे सुन रखे थे और आपको देखकर विश्वास हो गया कि वह गलत नहीं थे। अब तो मैं विवाह आपसे ही करूंगा। पहले मेरे सवाल का उत्तर तो दीजिए। पूछिए राजकुमारी, क्या तुम बता सकते हो कि कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? यह कर्ण कौन है? और चंद्रिका, मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। यह तो बड़ा ही अटपटा सवाल है। सैनिकों, जल्दी से यहां पर आओ। तभी वहां पर 2 सैनिक आ पहुंचे। इसे पकड़कर ले जाओ और इसका सिर काटकर महल की बाहरी की दीवार पर लटका दो। मुझ पर दया कीजिए राजकुमारी रूपा, हमें गिड़गिड़ाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। सैनिक तुरंत राजकुमार को वहां से लेकर चले जाते हैं और उसका सिर उसके धड़ से अलग करके महल की दीवार पर लटका देते हैं। कुछ ही दिनों में राजकुमारी रूपा ने बहुत से नौजवान राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा दिया और उन सब के सिर महल में टंगवा दिए। एक दिन राजा अमरनाथ चिंतित अवस्था में अपने महल में बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी रानी वहां आ पहुंची। क्या बात है, आपके चेहरे पर चिंता कैसी है? चिंता इस बात की है महारानी के वीरनगर के राजा अजय के 2 पुत्र हमारे राज्य आए हुए हैं और वह दोनों राजकुमारी रूपा से विवाह करने का इरादा रखते हैं। मुझे विश्वास है दोनों में से कोई भी राजकुमारी रूपा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और मौत के घाट उतारे जाएंगे। इस बात की तो मुझे चिंता है महारानी। अगर ऐसा हुआ तो राजा अजय मेरा दुश्मन बन जाएगा। हमारी बरसों की मित्रता भी टूट जाएगी। राजा अजय के तो 3 पुत्र हैं। हाँ, मगर उनके केवल 2 पुत्र हमारे राज्य आए हुए हैं। उनका छोटा बेटा नहीं आया। अगले दिन राजा अजय के 2 बेटे राजकुमार रोहन और राजकुमार कबीर महल में आ पहुंचे। राजकुमार रोहन राजा अमरनाथ से बोले, महाराज, हम दोनों भाई वीरनगर के राजा अजय के पुत्र हैं। हम जानते हैं, लेकिन शायद आने से पहले तुमने महल के बाहर टंगे हुए राजकुमारों के सर नहीं देखे हैं महाराज, और हमें यह भी पता है जो भी आपकी पुत्री के सवाल का जवाब नहीं दे पाता वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। मगर हम दोनों भाइयों को विश्वास है कि हम दोनों में से कोई ना कोई उनके प्रश्न का उत्तर जरूर दे देगा। लेकिन शायद तुम भूल गए कि अगर तुम दोनों में से कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो उसकी मौत पक्की है। महाराज, सबसे पहले राजकुमारी रूपा के कक्ष में मैं जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे छोटे भाई राजकुमार कबीर को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजकुमारी के प्रश्न का जवाब मैं ही दे दूंगा। राजा अमरनाथ ने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उन दोनों ने उनकी बात नहीं मानी। मजबूर होकर राजा अमरनाथ ने राजकुमार रोहन को राजकुमारी रूपा के कक्ष में पहुंचा दिया, मगर राजकुमार राजकुमारी रूपा के प्रश्न का उत्तर ना दे सका। राजकुमारी रूपा ने दूसरे भाई राजकुमार कबीर को भी अपने कक्ष में बुला लिया, मगर कबीर भी उसके प्रश्न का उत्तर ना दे सका। राजकुमारी रूपा अपने सैनिकों से बोली, ले जाओ दोनों भाइयों को और उनके सिर काटकर महल की दीवार पर लटका दो। सैनिकों ने ठीक वैसे ही किया। कुछ ही देर में यह खबर वीरनगर राज्य में जंगल की आग की तरफ फैल गई। राजा अजय अपने महल में गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने मंत्री चरण सिंह से बोला, आखिर राजा अमरनाथ की पुत्री अपने आप को समझती क्या है? उसने मेरे जवान पुत्रों का सर काटकर अपने महल की दीवार पर टंगवा दिया। परंतु महाराज, राजा अमरनाथ तो आपके मित्र है। बकवास बंद करो मंत्री चरण सिंह। उसकी पुत्री ने मेरे 2 जवान पुत्रों को मरवा दिया और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं मित्रता निभाऊंगा? मैं राजा अमरनाथ के राज्य को अपने पैरों तले कुचल दूंगा
और राजकुमारी रूपा को ऐसी भयानक मौत दूंगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तक याद रखेगी। तभी वहां पर राजा अजय का सबसे छोटा पुत्र विराट आ पहुंचा, आंखों में आंसू लिए हुए। पिताजी, आपको राजा अमरनाथ के राज्य पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने दोनों सगे भाइयों की मौत का बदला मैं लूंगा। मैं राजकुमारी रूपा के सवाल का जवाब देकर उसे अपनी पत्नी बनाकर इस राज्य में घसीटते हुए आपके पैरों के नीचे डाल दूंगा। उसके बाद आपकी जो मर्जी, आप उसको सजा देना। नहीं विराट, मैं अपने 2 पुत्रों को खो चुका हूं। तुम मेरे आखिरी पुत्र बचे हो, तुम्हें नहीं खो सकता। मुझ पर भरोसा कीजिए पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। पिताजी, विश्वास कीजिए, जब मुझे पता चला मेरे दोनों बड़े भाई राजकुमारी रूपा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, तब मैं उन्हें बहुत समझा चुका था, परंतु उन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है विराट, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे जब तुम राजकुमारी रूपा को हराकर हमारे महल के दरबार में उसे बंदी बनाकर खड़ा कर दोगे। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार विराट तुरंत अपने महल से निकल गया और घोड़े पर बैठकर अपने घोड़े का रुख राजगढ़ राज्य की ओर कर लिया। इधर राजकुमारी रूपा रात के समय अपने महल की छत पर बैठी हुई चंद्रमा को निहार रही थी कि तभी वहां पर काला धुआं फैलने लगा। मगर राजकुमारी रूपा उस काले धुएं को देखकर जरा सी भी घबराई नहीं। अचानक उस काले धुएं ने एक पुरुष की आकृति धारण कर ली। अचानक वो काला धुआं एक पुरुष में परिवर्तित हो गया। वो काला धुआं रहस्यमय पुरुष में परिवर्तित होते ही राजकुमारी रूपा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। राजकुमारी रूपा किसी सम्मोहित मनुष्य की तरह हो गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे विश्वास है कि आज भी कोई राजकुमार तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सका होगा। नहीं, अब बस तुम्हें एक राजकुमार के सवाल को और पूछना होगा। मुझे विश्वास है कि अगला राजकुमार भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। उसके बाद क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना बोलकर उस रहस्यमय पुरुष की आंखें रंगी बिरंगी किरणों के साथ चमकने लगीं। राजकुमारी रूपा उसकी आंखों में खोने लगी। मगर राजकुमारी रूपा और वो रहस्यमय पुरुष इस बात को नहीं जानते थे कि कोई दूर खड़ी हुई एक स्त्री उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। इधर राजकुमार विराट राजगढ़ राज्य की सीमा पर खड़े होकर अपने आप से बोले, राजकुमारी रूपा कौन सा सवाल पूछती है आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि जिसको पता होता है वह किसी को बताने के लिए जीवित नहीं बचता। मेरा राजकुमारी रूपा से मिलने से पहले उस सवाल का जवाब जानना बहुत ही जरूरी है, और उसका जवाब जानने के लिए मुझे एक आम युवक बनकर राजगढ़ में किसी के घर पर रहना होगा। इतना बोलकर राजकुमार विराट ने साधारण मनुष्य वाले वस्त्र धारण कर लिए और अपने घोड़े पर बैठकर राजगढ़ राज्य में घूमने लगे। रात के समय एक बूढ़े की नजर अचानक राजकुमार विराट पर पड़ी। वो बूढ़ा व्यक्ति राजकुमार विराट से बोला, कौन हो तुम? तुम तो राजगढ़ राज्य के नहीं लगते हो। आपने सही कहा बाबा, मैं एक व्यापारी हूं, दूसरे राज्य से अपना माल बेचकर आ रहा हूं। कुछ दिन आराम करना चाहता हूं। क्या कोई यहां पर सराय है? नहीं बेटा, इस राज्य में सराय हुआ करती थी, परंतु राजकुमारी रूपा के अत्याचार की वजह से अब बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति डर की वजह से इस राज्य में नहीं आता। यह तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब मैं कहाँ रहूंगा? चिंता मत करो बेटा, मैं अतिथियों को भगवान मानता हूं। तुम मेरे घर पर रहो। शक्ल से तुम भूखे भी लग रहे हो, चलो मेरे साथ आओ। बूढ़ा व्यक्ति विराट को अपने घर ले गया। कुछ देर बाद वो बूढ़ा विराट से बहुत घुल मिल गया। विराट मुस्कुराते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर पर बैठकर ही भोजन कर रहा था। तुम देखने में बहुत अच्छे परिवार के लगते हो। तुम्हारी जब तक मर्जी चाहे तब तक तुम मेरे घर पर रह सकते हो। क्या आप अपने घर पर अकेले रहते हैं? अरे नहीं, पहले मैं राजा अमरनाथ के बगीचे में काम करता था, पर अब नहीं कर पा। मेरी बेटी सुनैना अब राजमहल में काम करती है। अब तुम सो जाओ, तुम काफी थके हुए हो। वैसे मैंने तुम्हारा घोड़ा घर के बाहर ही बांध दिया है। कुछ ही देर में विराट गहरी नींद में सो गया। विराट के सोते ही उस बूढ़े व्यक्ति की इकलौती पुत्री सुनैना वहां पर आ गई।
अपने घर पर एक नवयुवक को देखकर वो अपने पिता से बोली, पिताजी, ये सुंदर युवक कौन है? ये व्यापारी है बेटी। दूर से माल बेचकर हमारे राज्य में कुछ दिन आराम करने के लिए सराय की तलाश में भटक रहा था। तुम तो जानती हो कि इस समय हमारे राज्य में क्या चल रहा है, इसलिए मैं यहां ले आया। कुछ दिनों तक हमारी साथ ही रहेगा। यह युवक तो बहुत ही सुंदर है। ना जाने क्यों पहली नजर में ही यह मेरे दिल में उतर गया। इतना बोलकर वो मुस्कुराती हुई अपने कक्ष की ओर बढ़ गई। अगले दिन विराट जब सोकर उठा तो अपने सामने एक सुंदर स्त्री को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। कौन है आप? आप मेरे घर में मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं? तभी वहां पर बूढ़ा व्यक्ति आ गया। अरे, यह मेरी पुत्री सुनैना जो महल में काम करती है। मैं कल इसी के बारे में तुमसे बात कर रहा था। बेटी सुनैना, इस व्यापारी का ध्यान रखना, मैं काम से बाहर जा रहा हूं। इतना बोलकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। उस दिन के बाद विराट उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर ही रहने लगा। कुछ ही दिनों में विराट और सुनैना के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन विराट सुनैना से बोला, सुनैना, तुम राजमहल में काम करती हो, क्या तुम्हें वहां काम करना अच्छा लगता है? मैंने सुना है कि वहां की राजकुमारी बहुत क्रूर है। राजकुमारी के लिए राजमहल में कौन काम करता है? मैं तो महाराज अमरनाथ की वजह से राजमहल में काम करती हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आखिर राजकुमारी ऐसा कौन सा सवाल पूछती है कि उसके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है? अगर कोई और मुझसे बात पूछता तो मैं कभी नहीं बताती, परंतु मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं, इसीलिए मैं तुमसे अवश्य बताऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार राजकुमारी जब किसी राजकुमार से सवाल पूछ रही थी, तब मैं एक पर्दे के पीछे से छुपी थी। मैंने उसका सवाल सुन लिया था। तो मुझे जल्दी से बताओ, आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं दे पाता? बड़ा ही अटपटा सवाल है। वो सवाल हर किसी राजकुमार से वो पूछती है कि बताओ, कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? सुनैना की बात सुनकर विराट क्रोधित होकर घर से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही सुनैना भी बाहर आ गई और विराट से आकर बोली, क्या हुआ? तुम अचानक घर से बाहर क्यों आ गए? और तुम्हारे चेहरे पर यह क्रोध कैसा? इसका मतलब राजकुमारी अटपटा सवाल पूछकर राजकुमारों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी हत्याएं कर रही है। राजकुमारी के इन अटपटे से सवालों ने मेरे 2 जवान भाइयों को जान से मरवा दिया। कौन हो तुम? राजकुमार विराट उसे सारी घटना बताते हुए बोला, मैं एक राजकुमार हूं और जो राजकुमारी रूपा से बदला लेने के लिए आया हूं। तभी वहां पर सुनैना के पिता भी आ पहुंचे। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। बेटा, तुम्हारे भाइयों के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है। तुम केवल सवाल जानने के लिए मुझसे प्रेम का नाटक कर रहे थे। ऐसा नहीं है। राजकुमारी रूपा से बदला लेकर तुमसे विवाह करके तुम्हें अपने राज्य की रानी बनाऊंगा। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनना विराट। एक बात और है जो कोई नहीं जानता, केवल मैं जानती हूं। राजकुमारी रूपा राजकुमारों की अपनी मर्जी से हत्या नहीं कर रही, बल्कि उससे कोई करवा रहा है। कोई करवा रहा है। तुम्हारा क्या मतलब? एक रात मैं महल में रुक गई थी। कुछ देर के लिए मैं महल के छत पर टहलने के लिए गई कि तभी मैंने राजकुमारी रूपा के पास काला धुआं देखा, जो अचानक विचित्र पुरुष में परिवर्तित हो गया। उस विचित्र पुरुष की आंखों में अजीब सा सम्मोहन था। राजकुमारी रूपा उसकी आंखों में खो गई। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि उस विचित्र पुरुष ने राजकुमारी रूपा से यह सवाल पूछने के लिए कहा है। इस सवाल का कोई ना कोई रहस्य जरूर है। बूढ़ा बोला, यहां से कुछ दूर घने जंगल में एक साधु बाबा बैठते हैं। कहते उनके पास हर किसी सवाल का जवाब होता है। तुम्हें जाकर उनसे सहायता मांगनी चाहिए। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर विराट तुरंत घोड़े पर बैठ गया और सुनैना की ओर देखकर बोला, मेरा इंतजार करना, मैं अवश्य लौटूंगा। इतना बोलकर विराट ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ ही देर में वह घने जंगल में खड़ा हुआ। इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक घने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधु पर पड़ी। लगता है यह वही साधु हैं जिनके बारे में सुनैना के पिता ने बताया था। विराट तुरंत उस साधु महाराज के पास पहुंचकर बोला, मुझे आपकी सहायता चाहिए साधु महाराज। कैसी सहायता? विराट साधु महाराज को सारी घटना बताते हुए बोला, आखिर इस सवाल का क्या रहस्य है? मैं भी चाहता हूं
कि राजकुमारी रूपा को वो सजा मिले जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। जहां तक मैं जानता हूं तो यहां से बहुत दूर समुद्र तट के किनारे एक राज्य बसा हुआ है जिसका नाम है सोनपत। राजा कर्ण और उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। आपका क्या मतलब है? कहते हैं राजा कर्ण की पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। वो घमंडी होने के साथ साथ ठीक राजकुमारी की तरह क्रूर भी थी। मगर एक दिन ना जाने क्या हुआ, वो गायब हो गई। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि तुम्हें सोनपत जाना चाहिए। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि राजा कर्ण अपनी पत्नी चंद्रिका के बारे में कुछ भी बात करना पसंद नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति उसकी पत्नी से अचानक लापता हो जाने के बारे में पूछता भी है तो वो उसे मौत के घाट उतरवा देता है। अगर ऐसी बात है साधु महाराज तो फिर मुझे क्यों बताएगा? वो मुझे भी मरवा देगा। तभी साधु अपना हाथ घुमाने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उनके हाथों में एक सोने का कंगन आ गया। साधु सोने के कंगन को विराट को पकड़ाते हुए बोले, या सोने का कंगन अपने हाथ में पहन लो। इस सोने के कंगन में एक विशेष प्रकार का जादू है। जब तुम राजा कर्ण के सवाल के बारे में पूछोगे तो कुछ देर के लिए वह सब कुछ भूलकर तुम्हें बता देगा। विराट ने सोने का कंगन पहन लिया और अपने घोड़े से सोनपत गया। तुम तो हमारे राज्य के मालूम नहीं पड़ते। कौन हो तुम? कर्ण बोला। यहां किस लिए आए हो? महाराज, मैं आपके राज्य का नहीं हूं। आप मुझे एक यात्री समझ सकते हैं। मैं यात्रा पर हूं। मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। आखिर तुम मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहते हो? महाराज, जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वह सबके सामने नहीं कही जा सकती, मगर उस बात में आपका ही फायदा है। राजा कर्ण गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ठीक है, अगर बात हमारे फायदे की ना हुई तो याद रखना यात्री, राज्य के नियम के अनुसार तुम्हें मौत के घाट उतरवा देंगे। इतना बोलकर राजा कर्ण विराट को महल के एक कक्ष में ले गया और बोला, बताओ यात्री, ऐसी कौन सी बात है जो तुम सबके सामने नहीं करना चाहते थे? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और उसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। कौन सा सवाल? महाराज, मेरा सवाल यह है कि कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? मतलब आपने अपनी पत्नी के साथ क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि यह सवाल तुम मुझसे कर रहे हो? अब तक जितने भी लोगों ने मुझसे यह सवाल पूछा, मैंने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। अब तुम नहीं बचोगे। तभी विराट के सोने के कंगन में रंग बिरंगी किरणें चमककर राजा कर्ण के चेहरे पर पड़ने लगी। अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया। वो आश्चर्य से विराट की ओर देखकर बोला, आखिर आपका गुस्सा शांत हो गया? महाराज, इस सवाल का जवाब मेरे लिए जानना बहुत आवश्यक है। आप नहीं जानते कि इस सवाल ने कितने राजकुमारों की बलि ले ली है। क्या कहना चाहते हो तुम? अगर तुम इस सवाल को जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। राजा कर्ण विराट को महल के बाहर एक बगीचे में ले गया, जहां पर एक सुंदर बकरी एक पेड़ से बंधी हुई थी। अचानक वो बकरी राजा कर्ण को देखकर रोने लगी। राजा कर्ण विराट से बोला, जानते हो ये कौन है? यह एक बकरी है। यह बकरी नहीं, मेरी पत्नी चंद्रिका है। यह सुनकर राजा विराट पूरी तरह से चौंक पड़ा। मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ वर्षों पहले की बात है, जब मुझे गुप्तचर ने सूचना दी कि मेरी पत्नी रात के समय जंगल स्थित एक बेहद प्राचीन मंदिर में किसी से मिलने जाती है। मैं अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा। एक दिन मैंने देखा मेरी पत्नी रात को उठकर घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर कहीं जाने लगी। मैं अपने महल से राजगुरु को लेकर अपनी पत्नी का पीछा करने लगा। मैंने देखा मेरी पत्नी प्राचीन मंदिर के अंदर घुस गई और राजगुरु मर्ग की खिड़की से अंदर झांकने लगे। मैंने देखा मंदिर के अंदर दो रहस्यमयी व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए खड़े थे। उनमें से एक व्यक्ति ने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था। यह देखकर मैं आग बबूला हो गया। राजगुरु ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे सिर पर खून सवार था। मैं तुरंत वहां पहुंच गया और वहां पहुंचकर मैंने उनमें से एक व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा था। यह देखकर उसके बगल में खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरी पत्नी वहां पर अचानक मुझे देखकर बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गई। वो रोने लगी। चंद्रिका का कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वह यहां पर क्यों आई। मेरे महल के राजगुरु कुछ शक्तियों के मालिक थे। उन्होंने उसी समय उस अपनी शक्तियों से पता किया
और मुझे जो बताया वो चौंकाने वाला था। राजगुरु ने बताया कि जिस व्यक्ति को मैंने मारा है वो जादूगर था और जो व्यक्ति भागा वो उसका भाई था। फिर क्या हुआ महाराज? राजगुरु ने मुझे बताया कि वो दोनों भाई अमर होने के लिए मेरी पत्नी का सहारा लेकर शैतान को निर्दोष मनुष्यों की बलि दे रहे थे। उस मंदिर में सैकड़ों इंसानी कंकाल भी भरे पड़े हुए थे। कुछ दिनों तक मेरे राज्य में लोगों के गायब होने की घटनाएं भी सुनने में आ रही थीं। अब मैं समझ चुका था कि मैं तलवार से अपनी पत्नी को मारना ही चाहता था। तभी राजगुरु ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। राजगुरु का कहना था कि अगर मैंने अपनी पत्नी चंद्रिका को मार दिया तो वह मरने के बाद एक डायन बन जाएगी। मैं बुरी तरह से सोच में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? तभी राजगुरु ने मंत्र पढ़कर मेरी पत्नी को बकरी के रूप में परिवर्तित कर दिया और मुझसे कहा कि इसकी मृत्यु भी बकरी के रूप में ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर यह डायन नहीं बनेगी। इतना बोलकर राजा कर्ण शांत हो गया। तभी राजा कर्ण और विराट के कानों में राजा कर्ण के राजगुरु की आवाज टकराई। राजकुमारी रूपा से राजकुमारों की हत्या उसी जादूगर का भाई करवा रहा है जो राजा कर्ण के यहां तो बचकर भाग गया था। विराट और राजा कर्ण ने देखा तो पीछे राजगुरु खड़े हुए विराट को घूर रहे थे। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो दोनों भाई काली विचित्र नगरी से आए हुए जादूगर थे जिन्होंने यह सब कुछ अमर होने के लिए किया। उनमें से एक को तो राजा कर्ण ने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया और दूसरा बचकर भाग गया। उस दूसरे जादूगर ने यहां से भागकर राजकुमारी रूपा के सामने एक प्रस्ताव रखा। कैसा प्रस्ताव? राजा अमरनाथ के पुत्री राजकुमारी रूपा एक घमंडी और क्रूर राजकुमारी है। एक दिन यहां से जादूगर का भाई भागकर राजकुमारी रूपा से मिला क्योंकि उसे घमंडी राजकुमारी की तलाश थी। अक्सर घमंडी और क्रूर मनुष्य जादूगरों के सम्मोहन में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। जादूगर ने राजकुमारी रूपा के सामने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के मुताबिक राजकुमारी रूपा केवल उसी इंसान से विवाह करेंगी जो उसके प्रश्न का उत्तर देखा और प्रश्न का उत्तर ना दे पाने की सूरत में उस इंसान की मौत हो जाएगी। और राजकुमारी रूपा ने ठीक ऐसा ही किया। अब तक वो 50 राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा चुकी है और उसका आखिरी शिकार 51वां राजकुमार होगा। 51वां राजकुमार की हत्या उस जादूगर को और ज्यादा ताकतवर बना देगी और उसे अमरता के बहुत करीब ला देगी। जादूगर ने राजकुमारी के सामने यही प्रस्ताव रखा था कि अगर वह अमर हो जाएगा तो राजकुमारी रूपा को सारे संसार की रानी बना देगा। राजकुमारी हर राजकुमार का सर काटकर अपने महल की दीवारों पर लटका देती है और वही जादूगर रात के अंधेरे में आकर उन कटे हुए सरों के सामने काली तंत्र क्रिया करता है जो कोई नहीं देख पाता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। राजगुरु, आखिर जादूगर यही सवाल राजकुमारी से क्यों पूछता है? वह चाहता तो कोई और सवाल भी कर सकता था। उसके 2 कारण हैं। वो जादूगर जानता है कि इस सवाल को कोई भी नहीं जानता, और दूसरा कारण यह है कि इस सवाल के जरिए वो ये भी जानना चाहता है कि राजा कर्ण ने अपनी पत्नी के साथ आखिर क्या किया, क्योंकि उस दूसरे जादूगर के यहां से भागने के बाद मैंने राज्य में सुरक्षा घेरा बनवा दिया था। वो चाहते हुए भी इस राज्य में नहीं आ सकता था। अगर राजा कर्ण अपनी पत्नी की हत्या कर देते तो उनकी पत्नी डायन बन जाती, और डायन बनने के बाद वो दूसरा जादूगर जिसे राजा कर्ण ने मारा था शैतान बनकर जीवित हो जाता। सच तो यही है कि वो दूसरा जादूगर जानना चाहता है कि राजा ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। राजगुरु तो फिर उस जादूगर का अंत कैसे होगा? राजगुरु एक अभिमंत्रित सिंदूर की पोटली विराट को देते हुए बोले, तुम्हें राजकुमारी रूपा के पास जाना होगा। उसके सवाल का सही जवाब देना होगा। तुम्हारे सवाल का सही जवाब देते ही मुझे विश्वास है कि वे छिपा हुआ दूसरा जादूगर तुम्हारे सामने आएगा, और उसी समय तुम ये सिंदूर उस राजकुमारी रूपा के ऊपर फेंकना। ऐसा करते ही राजकुमारी रूपा भी बकरी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक उसी समय तुम अपनी तलवार से उस जादूगर के ऊपर वार कर देना, क्योंकि वह जादूगर राजकुमारी रूपा से जुड़ा हुआ है।
बकरी के रूप में आते ही उस जादूगर के अंदर शक्ति बकरी के समान ही रह जाएगी। लेकिन अगर तुम वार करने से चूक गए तो वहां से भाग गया तो फिर वो किसी तीसरी राजकुमारी को ढूंढेगा। तुम्हारा उस महल में जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है। अपनी आंखें बंद करो। जब तक तुम अपनी आंखें खोलोगे स्वयं को राजकुमारी रूपा के इस महल में पाओगे। विराट ने ठीक वैसे ही किया। कुछ ही देर में उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को महल के बाहर खड़ा हुआ पाया। विराट तुरंत उस अभिमंत्रित सिंदूर की पोटली को अपनी जेब में रखकर महल के अंदर चला गया और बोला, मैं राजकुमारी रूपा के सवाल का जवाब दूंगा। राजा अमरनाथ ने हर राजकुमार की तरह विराट को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर विराट नहीं माना। कुछ ही देर के बाद विराट राजकुमारी रूपा के कक्ष के अंदर खड़ा था। बताओ, कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? चंद्रिका एक मक्कार औरत थी। वो तुम्हारी तरह घमंडी और क्रूर थी। घमंडी और क्रूर वैसे भी मूर्ख होते हैं जिनका फायदा अक्सर शैतान के पुजारी जादूगर उठाते हैं, जैसा कि चंद्रिका का उठाया। और चंद्रिका ने जिस जादूगर के सम्मोहन और उसकी बातों में आकर सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि दी, वही जादूगर राजा कर्ण के हाथों कुत्ते की मौत मारा गया। और उसके बाद राजा कर्ण ने अपनी पत्नी चंद्रिका को बकरी के रूप में परिवर्तित कर दिया, जो राजा कर्ण के महल के पास घास चरती है। यह सुनकर राजकुमारी रूपा बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। तभी वहां पर काला धुआं छाने लगा। अगले ही पल काले धुएं ने जादूगर की आकृति धारण कर ली। तो इसका मतलब यह है तू राज्य होकर आया है और सारी सच्चाई पता करके आया है। तूने सही कहा। इतना बोलकर विराट ने तुरंत अभिमंत्रित सिंदूर की पोटली खोलकर वो सारा सिंदूर राजकुमारी रूपा के ऊपर फेंक दिया। राजकुमारी रूपा रंग बिरंगी किरणों के साथ बकरी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर जादूगर बुरी तरह से घबरा गया। तभी विराट ने अपनी तलवार का भरपूर वार जादूगर के शरीर के ऊपर कर दिया। जादूगर एक ही वार में जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां पर राजा अमरनाथ और उसकी पत्नी आ पहुंचे। मेरी पुत्री कहाँ है? तुम्हारी पुत्री बकरी बन चुकी है। राजा अमरनाथ, और मैं से भी अब तुम्हारी पुत्री पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया। और तुम्हारी पुत्री की सजा यही होगी कि वह बकरी बनकर जीवन भर मेरे महल के बगीचे में घास चरेगी। विराट की बात सुनकर राजा अमरनाथ ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, शायद यही उसकी सजा थी। नहीं महाराज, यह उसके लिए बहुत ही आसान सजा है। सजा तो उसके लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। इतना बोलकर विराट बकरी बन चुकी राजकुमारी रूपा को उठाकर अपने राज्य लेकर गया। अपने पिता को सारी घटना बताते हुए बोला, पिताजी, यही है मेरे भाई और बाकी राजकुमारों की अत्याचारी राजकुमारी। अब ये जीवन भर हमारे महल के बगीचे की शोभा बढ़ाएगी। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा अजय खुश हो गए और कुछ ही दिनों बाद राजकुमार विराट ने सुनैना से विवाह कर लिया और सुनैना राजकुमार विराट की पत्नी बनकर एक रानी बन गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।